क्या पढ़ाया था आपको? प्रबंध के 3 प्रकार आपको पढ़ाए गए थे, उनके बारे में चर्चा कल की गई थी। ठीक है, अंतर व्यक्तिगत, सूचनात्मक, ठीक है, और एक तीसरा कौन सा था? निर्णयात्मक। तो आइए अपने अंतर व्यक्तिगत के बारे में पढ़ेंगे कि अंतर व्यक्तिगत क्या है। इसके बारे में अंतर व्यक्तिगत ये ध्यान रखना है, व्यक्ति के ऊपर जोर दिया गया है। विशेष का ध्यान क्या रखना है कि व्यक्ति के ऊपर जोर दिया गया है। व्यक्ति में क्या होना चाहिए? ज्ञान, चातुर्य और लोक व्यवहार होना चाहिए। अगर उसमें कौशल होगा तो वो अपने कौशल 3 प्रकार से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, चातुर्य भी उसमें होना चाहिए और लोक व्यवहार भी उसमें होना चाहिए। उसकी पद, स्थिति और अधिकार जोड़ दिए जाएं तो उसके प्रबंधक की भूमिकाएं उभरती हैं। ये निर्धारित होती है कि मिनिट्स वर्क ने प्रबंधकों की 10 तरह की भूमिकाएं निर्धारित की गई थी। उसका वर्गीकरण करते हुए उन्होंने मूल 3 भूमिकाओं के बारे में ही वर्गीकरण किया गया था। वो कौन कौन सी किया गया था वो देखिए। पहला है अंतर व्यक्तिगत भूमिकाएं। कौन सा है? अंतर व्यक्तिगत भूमिकाएं। क्या क्या होनी चाहिए देखिए इसमें। अपने औपचारिक सत्ता, पद और स्थिति के कारण प्रबंधक अंतर व्यक्तिगत भूमिकाएं का निर्वाह करते हैं। अंतर व्यक्तिगत भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। इन भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल है। वो क्या क्या शामिल है? नंबर 1, संस्था अध्यक्ष। अंतर व्यक्तिगत भूमिका में क्या होना चाहिए? सबसे पहले संस्था अध्यक्ष होना चाहिए। तो देखिए, इस भूमिका में अपने संस्था का मुखिया या अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक वैधानिक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करता है और सामाजिक गतिविधियों के भाग लेता है और समारोह आदि की अध्यक्षता भी करता है। तो पहला आ गया ना, इसमें व्यक्तिगत में 3 हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन सा? संस्था अध्यक्ष, दूसरा नेता और तीसरा संपर्क अधिकारी। ठीक है, इसमें वैधानिक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा समारोह की भी अध्यक्षता करते हैं। अगर कोई कार्यक्रम होता है ना, उसमें भी वो अध्यक्षता की भूमिका निभाता है। नेता तो सब जानते हैं, नेता के लिए सब करते हैं। नेता सब जानते हैं। नेता क्या कर सकता है? नेता की भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है? उत्प्रेरित कर सकता है, उसको जगा सकता है। अरे पढ़ लो या काम कर लो या ऐसे करो या ऐसा करो। वे अपनी सतह या समन्वय तकनीकों तथा अभिप्रेरण उपायों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताएं और संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करता है। इसके बाद तीसरा कौन सा है? संपर्क अधिकारी। प्रबंधक अपने संगठन और बाहरी पक्षों तथा विभिन्न विभागों और संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है और यही भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान और समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद ये तो हो गया 3, संस्था अध्यक्ष, नेता और संपर्क अधिकारी। आपके पास आ सकता है कि मिनिट्स वर्क के द्वारा जो प्रकार बांटे गए हैं प्रबंध के, वो 3 भागों में बांटा, जिसमें अंतर व्यक्तिगत भूमिका को स्पष्ट कीजिए या अंतर व्यक्तिगत भूमिका को बताइए कितनी प्रकार, इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें संस्था अध्यक्ष हो गया, एक नेता हो गया, एक संपर्क अधिकारी हो गया। हो गया क्लियर? इसके बाद दूसरा है सूचनात्मक भूमिकाएं। तो देखिए, इन भूमिकाओं में प्रबंध विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों और ज्ञान और संरक्षण और जो है संग्रहण और वितरण करते हैं। इसी प्रकार से संगठन के स्नायु केंद्र माने जाते हैं। इसमें संबंधित उसकी 3 भूमिकाएं होती हैं। नंबर 1, प्रबोधक है। पर जो है प्रबंधक को नियोजन या निर्णय और अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अतः वह अपने संगठन, इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से सूचना सामग्री एकत्रित करता है और अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों और अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। इसके बाद है प्रसारक। देखिए, प्रबंधक इन भूमिकाओं में एकत्रित सूचनाओं को उपयोगिता और आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थों संबंधित इकाइयों को क्या कर देता है? वितरित कर देता है या बांट देता है। भाई ये सूचना आई है, ये आपके लिए लाभदायक है, तो सबको भेज दिया जाता है। किसका काम है ये? प्रसारक का। प्रसारक का तात्पर्य क्या होता है? भेजना। ठीक है, इसलिए तथ्यात्मक सूचनाएं और मूल्य सूचनाएं जो हैं दोनों प्रसारित की जाती हैं। इसलिए जो है मूल्य सूचनाएं प्रबंधक को दृष्टिकोण, प्राथमिकता आदि से संबंधित होती है। इसके बाद है प्रवक्ता। प्रवक्ता कौन होता है? बोलने वाला। प्रवक्ता कौन होता है? बोलने वाला। जानते ना प्रवक्ता? तो इसमें देखिए, प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन
की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रम के बारे में बाहरी पक्षकारों और ग्राहकों, सरकार या समुदाय और संस्थाओं आदि को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संचार माध्यम से प्रेरित करता है। तो इसमें भी 3 हो गए प्रकार। कितने हो गए? 3, प्रबोधक, प्रसारक और प्रवक्ता। समझ गए? तो इसमें किसमें? ये सूचनात्मक भूमिकाओं में। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि सूचनात्मक भूमिकाएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए, तो क्या आएगा? प्रबोधक, प्रसारक और प्रवक्ता। समझ गए? अब तीसरा प्रकार इसकी भूमिका बताइए वो कौन सी है, वो देखिए। निर्णयात्मक भूमिकाओं में यह प्रबंधकों की व्यू रचनात्मक निर्माण करने संबंधी भूमिका होती है और ये भूमिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है उद्यमी। उद्यमी किसे कहते हैं? संस्था का मालिक, ठीक है, संस्था स्थापित करने वाला, उसको बोलते हैं उद्यमी। ठीक है, उद्यम, उद्यमी, उद्यमिता, 3 शब्द पढ़ाए थे आपको। उद्यम, उद्यमी, उद्यमिता। उद्यम यानी संस्था या उपकरण, उद्यमी संस्था का मालिक है जो बनाने वाला, और उद्यमिता मानी कार्य करने की प्रक्रिया। समझ गए ना? उद्यमी इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों और खतरों का पता लगाता है तथा उनके अनुरूप परिवर्तनों और सुधारों को लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तन को लाभ उठाने के लिए संगठन में नव परिवर्तन को लागू करता है। नव परिवर्तन जानते हो ना? नए विचार, ठीक है, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है, उद्यमी करता है ये काम। ठीक है। एक होता है उपद्रव निवारक। प्रबंधक अपने संगठन के उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रतिनिधि झगड़े या उपद्रव या उत्पाद या मनमुटाव या संघर्ष या शांतियों को दूर करता है। यह कर्मचारी को विभिन्न समस्याओं और दबावों के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता है और वह हड़तालों और अनुबंध खंडन या कच्चे माल की कमी और कर्मचारियों की शिकायतें और घटनाएं को विचार कर पद, स्थिति और अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसकी क्या करता है? दूर करने की कोशिश करता है। जो समस्या आती है ना संस्था में, जो समस्या आती है उसको दूर करने का काम जो है ये संस्था करती है, जिसका क्या नाम है? उपद्रव निवारक। संसाधन वितरण में देखिए, इन भूमिका में प्रबंधक का निर्देशों के समय जो है समय प्रबंध या संसाधनों और कार्यों के बारे में कार्य योजना बनाता है और वित्त, कच्चे माल, यंत्र या अन्य आपूर्ति आदि के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है और विभिन्न विभागों की संसाधन और प्राथमिकताएं निश्चित करता है और बजट आदि तैयार करता है। इस प्रकार प्रबंधक संगठन के संसाधनों को क्यों, कब, कैसे, किसके द्वारा खर्च करने संबंधी निर्णय लेता है कि कैसे खर्च किया जाए, कैसे कार्य किया जाए, किस संसाधन का प्रयोग किया जाए, किसका नहीं प्रयोग किया जाए। ये सारा काम जो है किसका होता है? संसाधन वितरक का होता है। वार्ताकार, तो देखिए प्रबंधक है विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूह के, जैसे श्रम संघ है या पूर्तिकर्ता या ग्राहक या सरकार या अन्य एजेंसियों के साथ समझौते संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभान्वित करने की कोशिश करता है और ये विभिन्न विवादों की दशा में उनके हल के लिए भी मध्यस्थ की भूमिका निभाने का काम करता है। वार्तालाप भी की जाता है, कोई ग्राहक आ जाए तो उसको संतुष्ट कैसे किया जाए, कोई समस्या है तो उनको कैसे कहा जाए या किसे समझाया जाए, समझौते एक कंपनी से दूसरी कंपनी से समझौते की जाए तो किस प्रकार किए जाएं, कौन सी शर्तें रखी जाएं, तो ये भी एक प्रकार माना जाता है वार्ताकार, बातचीत करना। ठीक है, तो इसमें 4 बताए हैं। कितने बताए हैं? 4। किसमें? निर्णयात्मक में। पहला उद्यमी, दूसरा उपद्रव निवारक, तीसरा संसाधन वितरक और चौथा वार्ताकार। अब प्रबंधकीय पदानुक्रम क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए प्रबंधकीय पदानुक्रम जो है, प्रबंध जो है वह प्रबंध स्तर हैं जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच में आदेश और संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं तथा उसके बीच में लंबवत या सीधी रेखा संबंधों को बताते हैं। संगठन संरचना में विभिन्न स्तर होते हैं जो सत्ता, अधिकार, मात्रा, पद, स्थिति आदि का अंतर बताते हैं। इन्हें ही पदानुक्रम या कहते हैं। किसी संगठन में प्रबंध के पदानुक्रम कितने होंगे, ये संस्था के आकार, नियोक्ताओं के दर्शन और संगठन की विशेषताओं आदि के बारे में चर्चा करते हैं। सीमाएं और प्रबंध की क्षमताएं या अधिकार के केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण आदि नीति पर भी निर्भर करता है कि क्या है क्या नहीं है। प्रत्येक संगठन में सर्वोच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक कर्मचारियों में कार्य और अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है। सब जानते हैं कार्यों का विभाजन पाया जाता है। उच्च स्तर पर कौन होता है, मध्यम स्तर पर कौन होता है और थर्ड स्तर पर कौन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कार्य का डिवाइजेशन कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अधिकारी अधिनिष्ठ का संबंध निर्मित होता है। ये संबंध जो है लंबवत होते हैं और इससे ही प्रबंधकीय स्तर का निर्माण होता है। प्रारंभ में केवल 2 स्तर हुआ करते थे जिसको उच्च स्तर बोलते हैं, जो नियोक्ता और मालिक का होता था। शेष सभी कर्मचारी और निम्न स्तर का माना
जाता रहा। किंतु बदलते परिवेश में संगठन के आकार बहुत बड़े हो गए हैं और कार्य प्रणाली जटिल होती जा रही है। संगठन के वास्तविक स्वामी पूंजी और निदेशक भी व्यापारिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते। ऐसी स्थिति में नियोक्ता अंशधारक के समस्त कार्यों के अधिकारी को 3 स्तर पर विभाजित करने लगे हैं। प्रथम स्तर पर जो सर्वोच्च शीर्ष प्रबंधक होता है कहलाता है, जो नियोक्ता के हितों की रक्षा हेतु उनके लक्ष्य निर्धारण करने का कार्य करता है। उसी अनुरूप सर्वोच्च अधिकार उसके पास केंद्रित होते हैं। शीर्ष स्तर का प्रबंध वृहद या जटिल से संगठन में योजना उभरती नई योजनाओं का सामना करने और जटिलताओं को सरलता और सुगमता से परिवर्तित करने में अधिकतम समय और ऊर्जा व्यय करता है। इसलिए संगठन में धरातल पर कार्य करने की जो है देख रेख या पूरा करने का जिम्मा है, दायित्व जिन अधिकारियों को दिया जाता है उसको कौन सा स्तर कहलाता है? प्रथम या निम्न स्तरीय प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। प्रथम पंक्ति के अधिकारी कर्मचारी को कार्य करने और उसके कार्य की जांच और निरीक्षण करने के लिए बीच की कड़ी के माध्यम से मध्य स्तर को नाम से जाना जाता है। समझ गए ना, यह मध्य स्तर होता है। कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाती है और इसी प्रकार आधुनिक युग में जो है संचालित बड़े आकार के संगठनों में प्रबंधकीय पदानुक्रम या स्तर पर सही स्वरूप सार्वभौमिक हो गया है। उच्च स्तरीय प्रबंध किसे कहते हैं वो देखिए। सामान्यतः उच्च स्तरों से इस पद पर क्रियाशील प्रबंधकों का समूह है उच्च स्तरीय या उच्च प्रबंधक कहलाता है। अन्य शब्दों में प्रबंधक की कार्यात्मक विचारधारा के अनुसार संगठन के नियोजन और नीति निर्धारण प्रबंध को उच्च स्तर के नाम से जाना जाता है। नीति बनाना या जो भी लागू करना है वो उच्च स्तरीय प्रबंध के माध्यम से किया जाता है, इसलिए स्तरीय प्रबंध कहा जाता है। लुईस एलन के अनुसार जो प्रबंध नीति निर्धारण समूह और अपने कंपनी की समस्त क्रियाओं को निर्देशन और सफलता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस प्रकार उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल अध्यक्ष या प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक आदि आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? संचालक मंडल अध्यक्ष, प्रबंध संचालक और महाप्रबंधक किसमें आते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंध में। ठीक है, इसके बाद जो है इसे जो है मूल अधिशासी के नाम से भी जाना जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य संस्था की नीतियों को निर्धारण करना ताकि संगठन का कुशल संचालन किया जा सके। लिविंगस्टन के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंध में 3 कार्य हैं। निर्णयात्मक कार्य जो है विचारों का उद्गम है या नियोजन है, उद्देश्य है, निर्धारण करना है, प्रक्रिया संरचना है या समन्वय है, या अधिकारियों की नियुक्ति की नीति निर्धारण है या विश्लेषण है, क्रियान्वयन है या अधिकारियों के स्थानांतरण या वित्तीय संसाधनों का चुनाव है या उन्हें जुटाना है या इसका वितरण करना है या मंशा जानना है आदि कार्य जो है इसमें किया जाता है। न्याय संबंधी कार्य नीति और उद्देश्य की प्राप्ति तुलना करना, लागत और वैकल्पिक आधार पर मूल्यांकन करना। उच्च स्तरीय प्रबंध के सहायक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 उपक्रम के उद्देश्य को निश्चित करना और नीतियों की व्याख्या करना, आवश्यक आदेश निर्देश प्रसारित करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, उपक्रम में दीर्घकालीन जो है महत्व बनाए रखना, बजट का अनुमोदन करना, योजनाओं और परिणामों की जांच करना। 7वां संगठन संरचना के अंतर्गत अधिनियमों में जो है स्वेच्छा आधार जो है आधार पर कार्य करने की भावना को विकसित करना और बनाए रखना। और 8वां है अधिकारियों में मितव्ययिता लाना, भाईचारे की भावना का कार्य करना और कार्य कुशलता में उच्च स्तर बनाए रखना और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन करना। और 10वां है उपक्रम की संपत्तियों की प्रन्यासी और निष्पक्षी के रूप में कार्य करते उसकी सुरक्षा करना। ये उच्च स्तर का जो है आज के लेसन में आज की क्लास में आपको इतना ही करवाया जाएगा। जय हिंद।